नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल शिखर वार्ता। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने विशिष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री का शिक्षकों के साथ संवाद। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का ऐलान। कर्नाटक में भारी बारिश, बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात। केरल के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। 48 विधायकों ने पक्ष में किया मतदान। बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट। और लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री। पार्टी नेता पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी लिज ट्रस को बधाई। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नेपाल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सेना मुख्यालय में अपने नेपाली समकक्ष जनरल प्रभु राम शर्मा से मुलाकात की और उन्हें कई सैन्य साजो सामान सौंपे। इसरो वैश्विक बाजार के लिए कई बार उपयोग करने लायक रॉकेट का निर्माण करने की योजना बना रहा है। ऐसा होने पर अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण पर होने वाले खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 फेलोशिप और अनुदान योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें एकल बालिका संतान के लिए सावित्री ज्योतिराव फुले फेलोशिप योजना भी शामिल है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 53,974 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 5,910 नए मामले सामने आए। चीन ने सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों के तहत अपने 6.5 करोड़ नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्वी बंदरगाह शहर तियानजिन में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। काबुल में रूसी दूतावास के बाहर हुए आत्मघाती हमले में दूतावास के 2 कर्मचारियों सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। दूतावास के बाहर उस समय बम विस्फोट हुआ जब लोग वीजा के लिए लाइन में लगे थे। इजरायली सेना की एक इकाई ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक आने के इच्छुक दूसरे देश के लोगों के लिए नियमों और पाबंदियों की एक सूची जारी की है। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लुंडिंग काउंटी में आज 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सोमालिया में इस साल के अंत तक अकाल दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सूखे के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई है। और अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक विस्तार देने के लिए 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। बता दें कि नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की अगवानी की। शेख हसीना कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगी। इस दौरान रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। पिछले महीने भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के पानी के अंतरिम बंटवारे पर समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया। समझौता ज्ञापन पर कल को दस्तखत होने हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करेगी। अपनी 4 दिन की यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी जाएंगी।
और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, शेख हसीना आखिरी बार अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली आई थी। इसके बाद वो अब पहुंची हैं। ऐसे में अगर उनकी भारत यात्रा को देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण है उनकी ये यात्रा? देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा दोनों देशों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से कोरोना के पश्चात पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें कि आर्थिक दबाव बढ़ा है, वैसे में भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के सहयोग की वजह से काफ़ी कह सकते हैं कि स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुए हैं। और ऐसे में बांग्लादेश के बारे में यह माना जा रहा है कि 2026 तक बांग्लादेश जो है वो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ की सूची से बाहर आ जाएगा और एक तरह से कह सकते हैं मध्य आय वर्ग की सूची में आ जाएगा। तो ऐसे में बांग्लादेश को ज़रूरत होगी कि एक बड़े अर्थव्यवस्था के साथ उसका एक व्यापार समझौता हो। और इस जो शिखर वार्ता है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा होगी और हो सकता है कि उसे एक अंतिम रूप दिया जाए, जिसकी घोषणा संभवतः बाद में होगी। लेकिन यह बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के जो निर्यात है इस एग्रीमेंट से काफ़ी बढ़ेंगे। उसके अलावा दोनों देशों के बीच में देखिए एक रोहिंग्या का मामला है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की लगातार ये शिकायत रही है कि रोहिंग्या का मामला पूरी दुनिया ने अभी तक हल नहीं किया है और वहां 5 लाख से अभी बढ़कर 15 लाख रोहिंग्या हो गए हैं, जो अब लगातार नागरिकता की मांग भी करने लगे हैं। तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश के सहयोग से उसका एक कैसे हल निकाला जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक भी होने वाली है, वहाँ हो सकता है प्रधानमंत्री शेख हसीना जाएँ और वहाँ भी इस मसले को उठाएंगी। तो ऐसे में भी भारत के साथ वो सहयोग चाहते हैं। तो एक दो महत्वपूर्ण मामले हैं। उसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला एक और भी आता है कि जो कनेक्टिविटी का मामला है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी इधर के दिनों में काफ़ी बड़ी है, जिससे कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को काफ़ी बल मिला है। इसे और बढ़ाया जाना है, रेल लिंक और बनाने हैं और उसके अलावा हवाई लिंक बढ़ाने हैं। और एक चौथा मामला ये है, देखिए कि यह जो भारत और बांग्लादेश के बीच में ऊर्जा सहयोग, भारत, रूस और बांग्लादेश मिलकर एक परमाणु संयंत्र बना रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक मैत्री थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं, जो कि वर्चुअल तरीके से होगा, जो भारत और बांग्लादेश के सहयोग से बराबर सहयोग से बन रहा है। तो ऊर्जा से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर, सुरक्षा से लेकर और जो आर्थिक सहयोग से लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसलों पे चर्चा होनी है, ताकि बांग्लादेश पे किसी अन्य देश का इस तरीके से आर्थिक या सुरक्षात्मक दबाव न बने, जिससे कि श्रीलंका जैसी स्थिति बांग्लादेश की भी न हो। तो यह बहुत ही ध्यान में रख के इस यात्रा को किया गया है। और अगले साल वैसे भी बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं और जिसमें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी मजबूती, अपनी आर्थिक ताकत, ये सारी चीजें प्रदर्शित करने की कोशिश करेगी। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अगर विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाए तो इन क्षेत्रों में प्रतिभाएं और निखर कर सामने आएगी। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की स्कूली शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। मैं जहाँ तक पहुँच सकी हूँ उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति ने 46 चुनिंदा शिक्षकों को स्कूली शिक्षा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 3-3 शिक्षकों को पुरस्कार दिए गए। वहीं उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और सिक्किम के 2-2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों से संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज नए सपने, नए संकल्प लेकर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जो पीढ़ी विद्यार्थी अवस्था में है। 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा, ये उन्हीं पर निर्भर होने वाला है। उनका जीवन शिक्षकों के हाथ में है।
वर्ष 2047 में देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में शिक्षक हैं उनके हाथ में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को पछाड़कर भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी जिक्र किया। 1930 से 1942 तक का देश का जो मूड था, देश के लिए जीने का, देश के लिए जूझने का और जरूरत पड़ी तो देश के लिए मरने का, आज वो मिजाज चाहिए। मैं मेरे देश को पीछे नहीं रहने दूंगा। हजारों साल की गुलामी से बाहर निकले हैं, अब मौका है। हम रुकेंगे नहीं, हम चल पड़ेंगे। ये मिजाज पहुंचाने का काम सभी हमारे शिक्षक वर्ग के द्वारा हो तो ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित और अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आज ऐलान करते हुए कहा कि इसके केंद्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाएं, खेल और बहुत सारी चीजों के साथ आधुनिक अवसंरचना रहेगी। पीएम श्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने की आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र पद्धति का पालन करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करते हुए मॉडल स्कूल बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा। इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा। झारखंड सरकार ने आज बीजेपी विधायकों के वॉकआउट के बीच विश्वास मत हासिल किया। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 48 विधायकों ने मतदान किया। विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। विश्वास मत हासिल करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को अचानक नहीं बल्कि उद्योग के साथ नियमित परामर्श के साथ वसूला जा रहा है। वित्त मंत्री ने एलारा इंडिया डायलॉग 2022 कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए ये बातें कही। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योग को पूरी तरह भरोसे में लेने के बाद ही इस विचार को लागू किया गया। टैक्स जीडीपी अनुपात बढ़ाने की योजना पर उन्होंने कहा कि टैक्स आधार को बड़ा करना एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए बहुत अधिक परामर्श और विश्लेषण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए बहुत सी चीजों को फिर से आकार देना होगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए डिजिटलीकरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। महाराष्ट्र दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया था बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया। महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया। बैठक में बीएमसी चुनाव में 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। एनडीए का साथ छोड़ने के बाद आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश कुमार वर्ष 2024 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली आए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी और विपक्ष के अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए संसद टीवी के साथ। एक पद, एक संस्था, संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार। क्या है शक्तियां, क्या है सीमाएं, जानेंगे संविधान सभा से लेकर अब तक का इतिहास। देखिए प्रदेश के संवैधानिक प्रधान पर विशेष श्रृंखला राज्यपाल, सिर्फ संसद टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की वर्तमान स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में भी चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई के लालबाग के राजा की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वर्ष 2020 में पिछली एमवीए सरकार द्वारा भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की सूची को वापस लेने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने नाम वापस लेने का फैसला लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और कोरोना महामारी के दौरान मारे गए लोगों को 4 लाख रुपए तक देने का मुआवजा वादा किया। तेलंगाना विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान सत्तारूढ़ टीआरएस जनता के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देगी। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल योजना की शुरुआत की, जो दिल्ली के उन्नत बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों पर आधारित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसका शुभारंभ किया। उत्तराखंड में भूमि कानून के अध्ययन और जांच के लिए गठित कमेटी ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 23 सिफारिशें की हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में आंखों के एक अस्पताल का शिलान्यास किया। साथ ही एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यूजीसी वेतनमान अक्टूबर से लागू करने का ऐलान किया है। साथ ही सरकारी कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। केरल के पर्यटन क्षेत्र में 2022 की पहली छमाही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस अवधि के दौरान केरल में करीब 38 लाख घरेलू पर्यटक आए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण के विवाद पर 7 सितंबर को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक फिदायीन आत्मघाती हमलावर तबारक हुसैन का शव पाकिस्तान को सौंपा गया। राजौरी के सेना अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के सौदेपुर स्थित गोला पीएस क्षेत्र में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सुब्रत मालकर के आवास पर ईडी ने छापा मारा। बिहार के शाहपुर थाना क्षेत्र के पास गंगा नदी में 55 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई। अभी 10 लोगों की तलाश की जा रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन और मेहद में लगातार गिरते पत्थरों की वजह से रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 2 कार सड़क पर फिसलकर एक नदी में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। डोडा भद्रवाह सड़क पर 6 घंटों के भीतर हुई इन 2 दुर्घटनाओं में 2 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक होटल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। और अब बढ़ते आगे और कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और राहत कार्यों के लिए नौकाओं और ट्रैक्टरों को लगाना पड़ा। शहर में अनेक झीलें, तालाब और नाले लबालब पानी से भर गए। वहीं निचले इलाकों में पानी घरों में भी घुस गया। कुछ इलाकों में जल भराव की वजह से छात्रों और दफ्तर जाने वालों को निकलने के लिए नौकाओं और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना पड़ा। आउटर रिंग रोड पर अनेक इलाकों से बारिश और बाढ़ की वजह से अनेक आईटी कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग यहाँ वहाँ फंसे रहे, जिसके बाद आपदा बलों को लगाना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द पानी निकालने के निर्देश दिए हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी। कंजर्वेटिव पार्टी ने इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुने जाने पर विदेश मंत्री लिज ट्रस को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में भारत ब्रिटेन व्यापार रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में लिज ट्रस ने भारतवंशी पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को कड़े मुकाबले में हरा दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के बैकबेंच सांसदों की 1922 समिति के अध्यक्ष और पार्टी के नेतृत्व संबंधी चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी सर ग्राहम रेड्डी ने लिज ट्रस के जीत की घोषणा की। ट्रस मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. And I will deliver on the National Health Service. लिज ट्रस मार्गरेट थैचर और टेरेसा मे के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। ट्रस को विजेता घोषित करने के साथ कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व पद के लिए मुकाबले को लेकर कई सप्ताह से जारी अभियान समाप्त हो गया। वो बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। यूक्रेन के कई इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान रूस द्वारा की गई गोलाबारी में कम से कम 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बताया गया है कि खार्किव क्षेत्र में रिहायशी इमारत पर रॉकेट गिरने से 3 लोग घायल हो गए। यूक्रेन को आशंका है कि रूस आने वाले दिनों में मुक्त कराए गए इलाकों के खिलाफ जमीनी और हवाई हमले तेज कर सकता है। इस बीच दोनेत्स्क के एक बड़े हिस्से पर रूस के सहयोगी अलगाववादियों ने कब्जा कर रखा है। श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के शुरू होने वाले सत्र में मानवाधिकार जवाबदेही पर नए प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला लिया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 91वें सत्र के आयोजन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि श्रीलंका अपनी मानवाधिकार जवाबदेही पर एक नए प्रस्ताव, विशेष रूप से एक बाहरी जांच तंत्र का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए एक बाहरी तंत्र के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि ये देश के संविधान का उल्लंघन होगा। दरअसल श्रीलंका पर एक संभावित मसौदा प्रस्ताव 23 सितंबर को पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद 6 अक्टूबर को नए मसौदा प्रस्ताव पर सदस्य देशों के बीच मतदान होगा। UNHCR ने बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान के लिए अति आवश्यक राहत सामग्री भेजी है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के 2 विमान दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची पहुंचे। तुर्कमेनिस्तान से एक और विमान राहत सामग्री लेकर कराची पहुंचा। बाढ़ से निपटने के उपायों के तहत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के दक्षिणी हिस्से का दौरा किया, जहां मच्छर झील का जलस्तर बढ़ने से नया खतरा पैदा हो गया है। वहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं पाकिस्तान के अधिकतर हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सिंध प्रांत सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान में इस साल बेमौसम भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के चलते 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चले चलते आपको छोड़े जाते हैं केरल में आयोजित नौका दौड़ की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए, अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।